नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में मिड डे प्राइम में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। वहीं बात होगी खेल जगत और अर्थ जगत की भी, साथ ही कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी कुछ बड़ी खबरें होंगी। लेकिन आइए पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में लेंगे हिस्सा। निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे विषय शामिल। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किए गए सपा विधायक अबू आजमी। औरंगजेब को लेकर दिया था विवादित बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, रूस से समझौते के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की। अमेरिका 2 अप्रैल से चीन समेत सभी देशों पर लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। चीन ने कहा, हम अमेरिका से आखिर तक लड़ने को तैयार। और चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। विजेता टीम रविवार को भारत के साथ खेलेगी फाइनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। वेबिनार के मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल है। पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने में मदद करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगा। रोजगार सृजन केंद्र सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। भारत में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2016-17 और 2023 और 24 के बीच करीब 36% की वृद्धि और लगभग 170 मिलियन नौकरियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रही है। रोजगार क्षमता में विकास के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर भी केंद्र सरकार का फोकस है। इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में भारत के 730 से अधिक जिलों में शीर्ष कंपनियों में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ई श्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और राष्ट्रीय करियर सेवा जैसी योजनाएं ग्रामीण रोजगार का समर्थन करने और प्रशिक्षण और करियर के अवसर प्रदान करने में प्रमुख रही हैं। जनवरी 2025 तक 30.58 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.5 लाख से ज्यादा प्रतिष्ठानों के जरिए 60 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 10,188 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की गई। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों की संख्या 68 लाख से ज्यादा दर्ज है। वहीं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 7,80,000 प्रशिक्षु 47,708 प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा ईपीएफओ, ईएलआई योजना और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सहायता शामिल है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य कार्यबल के लिए नौकरी की सुरक्षा और अवसरों को और बढ़ाना है। रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में नागरिकों को सशक्त बनाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। साथ ही वेबिनार में चर्चा का उद्देश्य देश में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में लीडर बनने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करने वाली एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। और खबरों में आगे, पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने हैं। दोनों में ठन गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से कल हुई वार्ता के विफल होने और उनके उटपटांग बयान के बाद से किसानों के तेवर गर्म हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ की ओर
बढ़ रही हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री पॉइंट सील कर दिए हैं। सभी सीमाओं पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, बैरिकेडिंग की गई है, सभी जगहों पर कड़ी जांच की जा रही है। इस बीच आज सुबह विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी एकत्रित हुए। खबर यह है कि पंजाब पुलिस ने कई जगहों पर किसानों को रोक लिया है और किसान वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कल ही किसानों से अपील की थी कि वे सड़कों, राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध न करें, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा होगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे सुरक्षा कर्मियों द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने के स्थान पर ही सड़क किनारे धरना प्रदर्शन करें। गुरमीत सिंह जालंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट करे हैं। और इस पूरी खबर पर जोगिंदर सिंह जालंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर, किसानों ने एक तरह से मोर्चा अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ खोला है, यानी कि तमाम अपनी मांगों पर एक तरह से एक बैठक के विफल होने के बाद जो अब तेवर किसानों के दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से आज सुबह से जो एक धरना या फिर रास्ता रोको और या हम यूं कहें कि अपनी मांगों को मंगाने के लिए सरकार को घुटने पर लेके आने के लिए किसानों ने ठान लिया, उसका क्या असर सुबह से दिखा है? देखिए, सबसे पहले ऋतु यहाँ पर बताना होगा कि ये जो धरना है इसके बारे में प्रशासन को, सरकार को पूरी तरह से जानकारी थी कि 5 तारीख को सुबह चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में किसानों के द्वारा धरना दिया जाएगा। इसी के लिए सोमवार की रात जैसे हुई 10 बजे के बाद पुलिस ने ज्यादातर किसान नेताओं को हिरासत में लेना शुरू किया, नजरबंद करना शुरू किया। और इस समय जब आज धरने का दिन है और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर किसान पहुंचेंगे, धरना देंगे, तो वहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बड़े स्तर पर दिखाई दी है। पंजाब में हर जिले में, अगर आप अमृतसर की बात करें तो अमृतसर से यदि आपको चंडीगढ़ जाना है तो उसके लिए आपको जालंधर से होकर निकलना पड़ेगा, लुधियाना, और ये सारा रास्ता आगे तक सीधा जाएगा चंडीगढ़ की तरफ, मोहाली होते हुए। वहीं एक दूसरा रूट है वो नवा शहर से होते हुए, रोपड़ से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ जाएगा। मगर पंजाब में जितनी भी किसानों की बेल्ट थी, जहां जहां पर प्रशासन को, सरकार को लगता था कि किसान यहां से बड़ी संख्या में चंडीगढ़ जा सकते हैं, वहां पर पुलिस को हाइपर एक्टिव किया गया और ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से पुलिस ने काम किया। घर में जाकर किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। मगर ऐसे में अब जो सुबह है, आज सुबह अमृतसर में जोगिंदर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, एंट्री पॉइंट है, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इस बीच हम सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का, जहां इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। यह हम लोगों ने इस बजट में इस थीम के साथ काम करना प्रारंभ किया है और इस आधार पर लगभग इस बार का जो हमारा बजट है, जो यहाँ पे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यहाँ पे कहा होगा कि 8,08,736 करोड़ रुपए का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ा है और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने की एक ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है।
और सरकार ने उन्हीं भावों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी ढांचागत विकास के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो ये आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधान परिषद में बजट सत्र पर बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा, माफ करिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट 2025-26 का है, जिसमें 2 लाख करोड़ तकरीबन बुनियादी ढांचे के विकास पर है। उन्होंने तुलना की कि 2016-17 यानी कि अखिलेश यादव के दौर के समय से अगर तुलना की जाए आज के बजट की, तो ये 2.5 गुना ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश का है। और आइए एक बार फिर रुख करेंगे हम, जिस तरह से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में किसानों ने एक तरह से चंडीगढ़ कूच का आह्वान किया और आज सुबह से ही वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस जहां से हमें रोकेगी, हम वहीं से रास्ता रोको अभियान को शुरू कर देंगे। इसी पर और जानकारी के लिए जोगिंदर हमारे साथ जुड़े थे जालंधर से। जोगिंदर, आप जहां बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरी एक तरह से किसानों की मांग, उस कल की जो बैठक हुई मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ, वहां से उस बैठक के फेल होने के बाद से एक तरह से उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए अब आज चंडीगढ़ कूच करने का ऐलान किया है। अभी तक किस तरह से, क्योंकि हम 2 खेमे देख रहे हैं किसान आंदोलन में भी, एक तरफ एक गुट का मानना है कि आम जनता को परेशानी ना हो आज के पूरे प्रदर्शन और धरने से, तो वहीं दूसरा जो गुट है उसकी ये पूरी कोशिश है कि किस तरह से सरकार के लिए आज का समय मुश्किल किया जाए कि वो उनकी मांगों को माने। देखिए, इस समय जो स्थिति ग्राउंड लेवल पर है वो ये है कि पंजाब में चप्पे चप्पे पर जहां भी लगता है, जो रूरल एरियाज हैं वहां पर पुलिस काफी एक्टिव है। अमृतसर में सुबह प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में पुलिस को, प्रशासन को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। किसान नेताओं का कहना है, देखिए जो अमृतसर और तरन तारण का एरिया, इसे माझा का एरिया पंजाब में कहा जाता है, इस एरिया में बड़े स्तर पर प्रदर्शन लोकल लेवल पर किए जाएंगे, ऐसा किसानों का दावा है। सिर्फ अमृतसर में ही 21 जगह आइडेंटिफाई की गई कि आज जगह जगह पर अमृतसर शहर में और इसके आसपास 21 जगहों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुतले जलाए जाएंगे। इसके साथ ही जो और भी जगह हैं, अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मोगा में किसान बड़ी संख्या में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंचे और वहां पर पुलिस ने रोकने की जब कोशिश की तो वहां पर किसानों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। अब इसके साथ ही एक तस्वीर चंडीगढ़ की है और चंडीगढ़ के आसपास लगते पंजाब के जिलों की है। पटियाला, राजपुरा, रोपड़, ये 2-3 जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है। हर गाड़ी को चेक करके आगे चंडीगढ़ की तरफ भेजा जा रहा है। अब चंडीगढ़ की अगर आप पूरे चारों तरफ से चंडीगढ़ को समझें तो एक रास्ता जो चंडीगढ़ की तरफ आता है वो आता है हरियाणा की तरफ से, पंचकूला, मनीमाजरा से होते हुए। एक रास्ता ये जीरकपुर की तरफ से आता है और एक रास्ता आता है मोहाली की तरफ से, जहां पे काफी सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। 48, 49 सेक्टर से लेकर 49, 50, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 54, 55 और 55, 56, जिसे पलसौरा भी कहा जाता है, वहां पर काफी ज्यादा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सभी एंट्री पॉइंट्स पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही नया गांव और जो मुल्लापुर वाला इलाका है, जिसे नया चंडीगढ़ भी अब कहते हैं, न्यू चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है, उस से भी एंट्री के लिए कोई भी किसान वहां से चंडीगढ़ में दाखिल ना हो, तो इसके लिए भी पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में तैनात की गई है। गुरमीत, एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे किसान आंदोलन में बदला हुआ रुख जो दिखाई दे रहा है, भगवंत मान या यूं कहें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का, यही किसान आंदोलन जब दिल्ली तक कूच कर रहा था तब एक दूसरा रवैया था। आखिर क्या बात है कि आज वही किसान आंदोलन भगवंत मान के पुतले फूंक रहा है, भगवंत मान के खिलाफ एक तरह से मोर्चा बुलंद कर रहा है? तो ये क्या मतलब आपसी जो बैठकें थी, जो बातचीत थी, उसमें कहाँ इतना बड़ा मतभेद हुआ कि एकदम से हम देख रहे हैं कि किसानों के प्रति वही आम आदमी पार्टी आज एक दूसरे रुख में दिखाई दे रही है?
या किसानों का रुख बिल्कुल बदल गया है आम आदमी पार्टी के जी लिए? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि एक ही राज्य, एक ही सरकार, एक ही प्रशासन, उसका एक ही आंदोलन, किसानों का आंदोलन है, उसको देखने के दो नजरिए हैं। अब से कुछ समय पहले जब किसान दिल्ली जाना चाहते थे या हरियाणा को क्रॉस करना चाहते थे, तो उस समय जो स्टेट की पुलिस थी उस पर भी ऐसे आरोप लग रहे थे कि वो किसानों को रोक नहीं रही है, बल्कि उन्हें जाने दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड जो ऑर्डर्स थे कि किसानों को जाने दिया जाए, उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। मगर अब जो चंडीगढ़ में 5 तारीख का धरना होना था, उसके लिए जिले में हर जगह सीनियर अधिकारी खुद मैदान में उतरे हुए हैं, एसएसपी, एसपी, डीआईजी लेवल के अधिकारी, और किसी भी किसान नेता को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया जा रहा। अब से कुछ देर पहले जोगिंदर सिंह उग्राह, जो आप खबरों में भी बात कर रहे थे, उन्हें संगरूर में हिरासत में लिया गया क्योंकि वो चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। संगरूर में एक गांव में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ऐसे में फिलहाल जो है पंजाब सरकार का रुख बहुत सख्त है। मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि जो किसान है वो अपनी एक पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए जो मेरी नरमी है, जो मेरी चुप्पी है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। और अब किसानों के प्रति सरकार ने कड़ा रवैया जो है वो अख्तियार किया है। और किसान भी यहां पर बताना होगा कि अभी तक कोई अगली रणनीति नहीं बनी है, मगर बलबीर सिंह राजेवाल ने और जोगिंदर सिंह उग्राह ने, जिस समय उन्हें लगा कि अब सरकार के साथ हमारी बातचीत टूट गई है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें अब जल्दी गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इसके बाद किसान अगली रणनीति बनाएंगे और राज्य सरकार को हिलाने का दम भी रखते हैं। ऐसी बात किसान नेताओं ने की है। तो दोनों तरफ से तीखे तेवर देखे जा रहे हैं। जी गुरमीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों ही तरफ से तीखे तेवर देखे जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये वही आम आदमी सरकार है जिसका किसानों के प्रति अब से कुछ समय पहले एक नरम रुख था, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से इस आंदोलन के बाद और 5 तारीख के किसान संगठनों के आह्वान के बाद जिस तरह से 4 तारीख की आधी रात से किसान नेताओं को घरों से उठाने का काम किया भगवंत मान सरकार ने, वो इस बदले हुए रुख पर कई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत पूरी जानकारी के लिए। और मिड प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए टीवी। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को उनकी विवादित टिप्पणी के कारण विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। आजमी ने औरंगजेब के बारे में दिए गए अपने बयान से सदन में हलचल मचा दी थी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी के द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के कारण सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता मौजूदा सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया। दिल्ली के शीश महल में रहने वाले और अपने आप को साधारण कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, लेकिन उनके काफिले का नजारा देखने लायक था। उनके काफिले में 50 से अधिक गाड़ियां शामिल थी, जिनमें से 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर शामिल थी। इसके अलावा 100 से अधिक पुलिस कमांडो उनके साथ थे। यही नहीं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल थी। केजरीवाल के इस दोहरे रवैये को देखकर भाजपा समेत कई दल हमलावर हैं।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपासना का मतलब होता है मन की शांति और भौतिकतावाद से दूर रहना, लेकिन केजरीवाल विपासना के लिए भी पूरा काफिला लेकर गए। विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपासना का मकसद होता है एम से मन की शांति लाना और एम से मटेरियलिज्म से दूर रहना, परंतु अरविंद केजरीवाल विपासना जाने के लिए भी 100 कमांडो, लग्जरी गाड़ी, लैंड क्रूजर, डजनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। मतलब कि मटेरियलिज्म और वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने के बदले उसका किस प्रकार से विपासना के समय पर भी प्रदर्शन देखने मिला, और वो भी पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई से, जिस पंजाब में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति निर्माण हुई जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार आई है। यही ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल का हुआ है। स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी और फैसिलिटी नहीं लेंगे से लेकर आज वीवीआईपी लाल बत्ती मानसिकता दिखाने तक, ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा है और पंजाब की जनता भी नकारेगी। उधर अंसल समूह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार देर रात गोमती नगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, पिता, पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन के थाने में ताहीर दी गई। तहरीर के अनुसार अंसल समूह पर आरोप है कि कंपनी ने 2 बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई थी, जिसमें निर्धारित भूमि से कई गुना पर टाउनशिप बना ली। इस मामले में कंपनी के मालिक प्रणव अंसल के अलावा 2 निवेशकों और 2 कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत हो गई थी। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज चकमार्ग, नवीन पड़ती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। साथ ही इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी गई और मामले का खुलासा तब हुआ जब इसकी जांच हुई। इस मामले में गाजियाबाद में भी प्रणव अंसल, विकास यादव और अमित शुक्ला समेत अन्य को आरोपित बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के संबल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर आज जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल 8 याचिकाओं ने शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष 19 नवंबर को याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख दी है। इससे पहले पूर्व सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के कोर्ट में 19 नवंबर, 29 नवंबर तथा 8 जनवरी को सुनवाई हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश के संबल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में हुए अवैध निर्माण और बिजली चोरी के मामले में आज सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई इस बार अंतिम मानी जा रही है। 3 बार नोटिस के अलावा समय भी बढ़ाया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अंतिम सुनवाई होगी। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मामले की सुनवाई उप जिला अधिकारी वंदना मिश्रा की कोर्ट में की जाएगी। मामले में नियत प्राधिकरण ने जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला सस्पेंशन मोटर पुल भूस्खलन के कारण ढह गया। हादसे पर चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने कहा है कि आज सुबह गोविंद घाट क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। इससे पीडब्ल्यूडी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया और मार्ग कट गया। यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, ये मई में शुरू होगी, लेकिन वहां पुलना गांव है जिसकी आबादी 200 से 250 है। प्रशासन की टीम इंजीनियरों और डॉक्टरों के साथ मौके पर पहुंच गई है। प्राथमिकता ये है कि वहां रहने वालों के लिए पैदल चलने का रास्ता बनाया जाए ताकि उन्हें भोजन, स्वास्थ्य और सैटेलाइट फोन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के जन्म जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजू बाबू को उनकी जयंती पर याद करते हुए हम ओडिशा के विकास और लोगों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को याद करते हैं। वे लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध थे और आपातकाल का कड़ा विरोध किया था। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कनाडा, मेक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में हम 2 अप्रैल से कनाडा, मेक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने इसे लेकर उनको एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध पर समझौते के लिए तैयार हैं। पत्र में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह ट्रंप के अंडर काम करने को भी तैयार हैं। रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। बजट घोषणा 2025-26 के बाद आयोजित की जा रहे पोस्ट बजट वेबिनार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वेबिनार अर्थव्यवस्था में निवेश, सुगम जीवन और सुगम यात्रा यानी इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ ट्रैवल, लोगों में निवेश यानी इन्वेस्टिंग इन पीपल और नवाचार में निवेश, इन्वेस्टिंग इनोवेशन के विषय में आयोजित किया जा रहा है। इस वेबिनार का उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों, स्टेक होल्डर्स को सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराना और उनके रचनात्मक विचार जानना है। इस वेबिनार में 29 मंत्रालय, 29 सत्र में लगभग 100 पैनलिस्ट और 25,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।
इस वेबिनार में बजट के 43 अनुच्छेदों पैरा पर चर्चा होगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आप सभी का इस महत्वपूर्ण बजट वेबिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन को भी दी है। आप सब जानते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और टैलेंट नर्चरिंग ये देश की प्रगति के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। इसलिए अब विकास के अगले चरण में हमें इन क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश करना है। इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए आवश्यक है और साथ ही ये हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का भी आधार है। साथियों, इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं, भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी है। इनके कारण आज भारत का एजुकेशन सिस्टम 21वीं सदी की दुनिया की जरूरतों और पैरामीटर्स को मैच कर रहा है। साथियों, सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी है। हमने 1000 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री की जरूरतों पूरी कर सके। इसमें हम ग्लोबल एक्सपर्ट से मदद लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा वर्ल्ड लेवल पर compete कर सके। इन सब प्रयासों में हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया की
सबसे बड़ी भूमिका है। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करें। युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिले, उनको एक्सपोजर मिले, उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा। हमने युवाओं को नए अवसर और प्रैक्टिकल स्किल्स देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। इस योजना में हर स्केल पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की भागीदारी हो। हमें ये सुनिश्चित करना ही है। साथियों, हमने इस बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा की है। हम अगले 5 सालों में मेडिकल लाइन में 75,000 सीटें जोड़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। डे केयर कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर को लास्ट माइल तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपको उतनी ही तेजी से काम करना है। तभी हम बजट घोषणाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखा है। आप जानते हैं 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 90 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्लान्ड अर्बनाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हमारे शहर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के लिए जाने जाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर को खासकर रियल स्टेट और इंडस्ट्री को प्लान अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को भी आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ काम करना है। साथियों, आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है।
इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो इसमें होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा पर्यटन में दूसरे सेक्टर के लिए भी नए अवसर हैं। इसलिए मैं कहूंगा, हमारे हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करें। ये अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कीजिए आप। योगा और वेलनेस टूरिज्म के पूरे पोटेंशियल को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एजुकेशन टूरिज्म में भी हमारे पास काफी स्कोप है। मैं चाहूंगा इस दिशा में विस्तार से चर्चा हो और एक स्ट्रांग रोडमैप के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। साथियों, देश का भविष्य इनोवेशन में किए जा रहे निवेश से निर्धारित होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ दे सकती है। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। इस बजट में एआई ड्रिवेन एजुकेशन और रिसर्च के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। साथियों, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में कई कदम उठाए हैं। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड पास किया गया है। इसमें डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के साथ उभरते सेक्टर्स में निवेश बढ़ेगा। आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई है। इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इनोवेशन को गति मिलेगी।
भारत को रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमें हर स्तर पर मिलकर काम करना होगा। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन, और मैं आशा करता हूं इस सब में आप सब आगे आए। ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से भारत की समृद्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स हेरिटेज को संरक्षित करने की घोषणा बहुत ही अहम है। इस मिशन के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदला जाएगा, जिसके बाद एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जिससे दुनिया भर के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स भारत के हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल नॉलेज और विजडम को जान सकेंगे। सरकार द्वारा भारत के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए नेशनल जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारी इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हमें इस तरह के प्रयासों का दायरा बढ़ाना होगा। हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और सेक्टर्स को इन प्रयासों में भागीदार बनाना चाहिए। साथियों, फरवरी में ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ के शानदार ऑब्जर्वेशंस भी हम सबके सामने हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच, इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमें सही दिशा में सही निवेश करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी अर्थव्यवस्था का इसी तरह विस्तार करना है और इसमें बजट घोषणाओं के इंप्लीमेंटेशन की भी बड़ी भूमिका है। आप सभी की अहम भूमिका है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों से बजट घोषित कर करके आप अपना कर लो, हम हमारा कर ले, वो परंपरा हमने तोड़ दी। बजट बनाते से पहले भी आपके साथ बैठते हैं, बजट बनने के बाद भी, घोषित करने के बाद भी जो चीजें सामने आती हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम आपके साथ बैठते हैं। शायद जन भागीदारी का ये मॉडल बहुत रेयर होता है और मुझे खुशी है कि लगातार प्रतिवर्ष इस एक मंथन के कार्यक्रम को बल भी मिल रहा है, उत्साह से लोग भी जुड़ रहे हैं और हर एक को लगता है कि बजट के पूर्व जितनी बातें हम करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बजट के बाद इंप्लीमेंटेशन में उपयोगी होती है। मुझे विश्वास है हम सबका ये सामूहिक मंथन हमारे सपनों को, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूर्ण करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने आज रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई बड़ी बातों को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से ये बजट आने वाले समय की चुनौतियों के हल के रूप में सामने है। बजट में बुनियादी ढांचे और इंडस्ट्री पर जोर दिया गया है। देश की आर्थिक सफलता के लिए हितधारकों को आगे आना होगा। उन्होंने जिक्र किया इस मौके पर कि बजट पहले भी बनते थे, लेकिन आज की तारीख में बजट बनने के बाद पोस्ट बजट जो तमाम चर्चाएं होती हैं वो बेहद अहम हो गई हैं। भारत का शिक्षा तंत्र बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस वेबिनार में प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हुए उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का समावेश हो रहा है, यानी कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं की ट्रेनिंग जरूरी है। इस बदलते और विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए जिन बातों पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने, उसमें कहा कि युवाओं को नए अवसर देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू हुई है, जिसके बड़े असर दिखाई दे रहे हैं। 2047 तक शहरी आबादी करीब 90 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। इसको ध्यान में रखते हुए भी कई बड़े निर्णय इस बजट में लिए गए हैं, जिनमें शामिल है निजी क्षेत्र को योजनाबद्ध शहरीकरण पर फोकस करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत या फिर भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट है, जिसमें तमाम क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पर्यटन में युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इन क्षमताओं के तहत होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाया गया है, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर तमाम काम किए जा रहे हैं। इसे लेके कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। पर्यटन में दूसरे सेक्टर के लिए भी अवसर पैदा किए जा रहे हैं। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करेगा। तो उन तमाम क्षेत्रों की बात की प्रधानमंत्री ने, जिसमें रोजगार सृजन की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट शानदार रही है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और इन तमाम लक्ष्यों की तरफ ही केंद्रित है 2025-26 का बजट। और खासकर उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर जिस तरह से भारत ने मौजूदा बजट में 2025-26 में तमाम प्रावधान किए गए हैं, उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने इस वेबिनार में। और वेबिनार के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट हमेशा से बनते थे, लेकिन आपका बजट मेरा बजट के तौर पर बजट एक तरह से तैयार होते थे और फिर उसके बाद की प्रक्रिया उतनी गहन नहीं होती थी जो आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से अब पोस्ट बजट वेबिनार आयोजित किए जाते हैं और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। ये चर्चाएं होती हैं कि किस तरह से बजट आवंटन का एक उम्दा इस्तेमाल किया जाए, जिसका एक बड़ा असर जनता के पूरे जीवन शैली में परिवर्तन, भारत के विकास और उसमें एक बड़ा असर उस बजट का दिखाई दे। प्रधानमंत्री ने रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में जिन बातों को सामने रखा, उनमें शिक्षा को लेकर किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जा रहा है। उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी योजनाएं तैयार की गई हैं। युवाओं को नए अवसर देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की गई है और इस इंटर्नशिप के जरिए खासकर ग्रामीण भारत में जो तमाम युवा अपने शहरों को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ रुख करता है, उन तमाम समस्याओं के समाधान भी ढूंढे जाएंगे। तो युवाओं को नए अवसर देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में पर आईएमएफ की रिपोर्ट शानदार रही है। जिस तरह से आईएमएफ ने भी आने वाले समय में एक सकारात्मक रुख भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से भारत में निजी क्षेत्र को योजनाबद्ध शहरीकरण पर
फोकस करना चाहिए। यानी कि आने वाले समय में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए निजी क्षेत्र को उसके तमाम योजनाबद्ध तरीके से जो विकास को लेकर आगे बढ़ना है, उसमें निजी क्षेत्र को अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। होम स्टे पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में अयोध्या, काशी, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी जिस तरह से होम स्टे की योजना लागू हुई, अयोध्या में भी होम स्टे ने पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए हैं। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।